हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सी प्रियंका कुशवाहा। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 269 एसईओ। सेक्शन 269 एसईओ बेसिकली लाया गया था डिजिटल पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए। सेक्शन 269 एसईओ से रिलेटेड अभी 2 दिन पहले ही एक रीसेंट अपडेट आई है। एक सर्कुलर इशू किया गया है, क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। क्या कहता है ये सर्कुलर और क्या आई है क्लैरिफिकेशन, इसी क्लैरिफिकेशन को, इसी सर्कुलर को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। साथ में हम सर्कुलर पढ़ेंगे भी और उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 269 एसईओ से। क्या कहता है आपका सेक्शन 269 एसईओ, क्या है इसके रूल्स, कब आया यह सेक्शन, कौन कौन से नोटिफिकेशन और सर्कुलर इससे रिलेटेड इशू किए गए, सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, इस सेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप अपने बिजनेस के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी को जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को सो दैट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइज, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इस सेक्शन को, 269 एसईओ। ये सेक्शन लाया गया आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2019 से। 1 नवंबर 2019 से इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया। और क्या कहता है ये सेक्शन कहता है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इन एडिशन टू द फैसिलिटी फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिc मोड्स ऑफ पेमेंट in if any being provided by such person if his total sales, turnover or gross receipts as the case may be in the business exceeds 50 crore rupees during the immediately preceding previous year। तो सीधा सीधा ये सेक्शन आपको बोलता है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का है, वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल्स आपके बिजनेस की 50 करोड़ से ऊपर है। अगर 50 करोड़ से ऊपर का है तो आपको कुछ एडिशनल पेमेंट फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर या क्लाइंट को देनी होगी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की होंगी। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की आप एक एडिशनल फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर या क्लाइंट को दोगे। आप जो भी एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी अपने कस्टमर या क्लाइंट को देते हो या फिर चेक से पेमेंट लेते हो, उनके अलावा भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की फैसिलिटी अपने कस्टमर को देनी होगी। क्या कौन से हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, कौन से हैं ये डिजिटल मोड्स, इनको स्पेसिफाई किया गया एक नोटिफिकेशन के थ्रू। उस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो गाइस, ये था आपका नोटिफिकेशन जो इशू किया गया 30 दिसंबर 2019 को। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू लाया गया रूल नंबर 119AA 119AA रूल को लाया गया ताकि वो मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब किए जा सकें जिनको एडिशनली प्रोवाइड करना ज़रूरी है एक ऐसे बिजनेस के लिए जिसका बिजनेस टर्नओवर पिछले साल में 50 करोड़ से ऊपर है। कौन कौन से डिजिटल मोड प्रोवाइड करने की बात करता है, यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार इस रूल को। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन business if his total sales, turnover or gross receipts as the case may be in business exceeds 50 crore rupees during the immediately preceding previous year shall provide facility for accepting payment through following electronic modes in addition to the facility for other electronic modes of payment if any being provided by such person, namely debit card powered by RuPay, Unified Payment Interface UPI Bhim UPI and Unified Payments Interface Quick Response Code UPI QR Code Bhim UPI QR Code। मतलब रूल कहता है कि आप जो एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटी देते हो, उनके एडिशन में आपको ये 3 पेमेंट फैसिलिटीज़ जो कि डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज़ हैं, वो भी आपको अपने कस्टमर या क्लाइंट को देनी होगी। डेबिट कार्ड रुपए के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। भीम यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हो। भीम यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी। बैंक में जाके ये सारे आपको जो एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं ये सारी फंक्शनल करवानी पड़ेगी, सारी की सारी ऑपरेशनलाइज करवानी पड़ती।
तो काफ़ी लोगों ने करवाई भी, जिन जिन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, जिन पे ये रूल एप्लीकेबल हुआ, उनको करवाना पड़ा और उन्होंने करवाया भी। सेक्शन और रूल को इम्प्लीमेंट किया जा सके इफ़ेक्टिवली, इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन इशू की CBDT ने, जो क्लैरिफिकेशन स्टेट करती है बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन आपको अवेयर करती है एक और सेक्शन से, जो था सेक्शन 271 DB। 271 DB वो सेक्शन है जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 271 DB बेसिकली बोलता है कि आपको 5,000 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर आप इन एडिशनल पेमेंट फैसिलिटीज़ को ऑपरेशनलाइज नहीं करवाते हो बिफोर 31 जनवरी 2020। तो 31 जनवरी 2020 से पहले अगर आप इसको ऑपरेशनलाइज नहीं करवाते हो तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो पेनल्टी आपको लगेगी 1 फरवरी 2020 से। तो इन अ वे आपको टाइम मिल गया था 1 फरवरी 2020 से पहले तक आपको टाइम मिल गया था कि आप इसको ऑपरेशनलाइज करवा सकते हो। इसके बाद काफ़ी लोगों ने इसको ऑपरेशनलाइज करवाया और काफ़ी लोगों को कई सारी डिफ़िकल्टी भी आई। तो बेसिकली जो भी डिफ़िकल्टीज आई, उन सारी डिफ़िकल्टी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस फाइल हुई CBDT के पास। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस आई, उन रिप्रेजेंटेशंस में जो भी डिफ़िकल्टी स्टेट की गई, उस डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया एक सेकेंड क्लैरिफिकेशन, एक और सर्कुलर जो था 20th, जो था आपका 2 दिन पहले इशू किया गया सर्कुलर। 20 मई 2020 को ये वाला सर्कुलर इशू किया गया और ये सर्कुलर बेसिकली बात करता है आपकी नॉन एप्लीकेबिलिटी की, कि ये सेक्शन, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा एक केस में। पढ़ लेते हैं इस सर्कुलर को और जान लेते हैं कि कौन सा केस है जहां पर आपका ये रूल, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। Representations have been received stating that the above requirement of mandatory facility for payments through the prescribed electronic modes is generally applicable in B2C, business to customer businesses, which directly deal with retail customers. Moreover, since the prescribed electronic modes have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B, business to business businesses, which generally receive large payments through other electronic modes of payment such as NEFT or RTGS. Mandating such businesses to provide the facility for accepting payments through prescribed electronic modes would cause administrative inconvenience and impose additional cost. In view of the above, it is hereby clarified that the provisions of Section 269 SU of the Act shall not be applicable to a specified person having only B2B transaction, that is, no transaction with retail customer or consumer if at least 95% of aggregate of all amounts received during the previous year, including amount received for sales, turnover or gross receipts, are by any mode other than cash. तो क्या कहता है ये क्लैरिफिकेशन, क्या कहता है ये सर्कुलर? ये सर्कुलर आपको कहता है, बेसिकली मैं पहले डिफ़िकल्टी की बात कर लेती हूँ कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही थी इस सेक्शन के आने से, इस रूल को इम्प्लीमेंट करवाने से। इस रूल को जब ऑपरेशनलाइज किया गया तो आप देखोगे कि नॉर्मली हम ही लोग जो छोटी मोटी पेमेंट करते हैं तो हम UPI, पेटीएम, रुपए, ये सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ एक अमाउंट रिस्ट्रिक्शन लेके आती है। इसमें एक अमाउंट लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर आप पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते। तो पर डे की इसमें लिमिट फिक्स होती है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो जहाँ पे सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, सामने वाला भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से है और मैं भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से हूँ, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस केस में बड़ी बड़ी पेमेंट्स का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। उस केस में क्या होता है कि इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके उन बड़ी बड़ी पेमेंट्स को प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी पेमेंट्स ट्रांसफ़र करनी है। वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी पेमेंट्स का ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ NEFT और RTGS से ही पॉसिबल किया जा सकता है। छोटी पेमेंट्स हैं तो आप ऐसी एडिशनल फैसिलिटीज़ का यूज़ आराम से कर सकते हो। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेशंस फाइल की गई ताकि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन जो B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, वहाँ पर इस सेक्शन को मैंडेटरीली एप्लीकेबल ना किया जाए। जहाँ पर रिटेल कस्टमर से डीलिंग होती है, जहाँ कंज्यूमर से डीलिंग होती है, वहाँ पे इस एडिशनल फैसिलिटीज़ को फिर भी यूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपका
95% जो आप पेमेंट रिसीव करते हो वो आपकी अदर देन कैश मोड में होनी चाहिए। मतलब 5% से ज़्यादा आपकी कैश में रिसीट्स नहीं होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये सेक्शन इनएप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये थी क्लैरिफिकेशन जो ये सर्कुलर लेके आया। आई होप आपको जिस तरह से मैंने सेक्शन 269 SU बताया, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन बताई और ये क्लैरिफिकेशन बताई, तो आपको पूरा सेक्शन 269 SU और उससे रिलेटेड रूल और उससे रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो नोट कर लीजिए अगर आपके बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल है और या फिर आपके बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन, सो दैट आगे आने वाली कोई भी नॉन कंप्लायंस से आप बच सकें। तो गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके साथ जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो आपको यूज़फुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब सो दैट आगे भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे ऐसी वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।